हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट जेन बिल्डर्स एकेडमी। नेक्स्ट जेन बिल्डर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्लॉट खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि प्लॉट खरीदने के बाद जब कंस्ट्रक्शन की स्टेज आती है तो हमें कंस्ट्रक्शन की स्टेज में आते ही हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो एक आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना पड़ता है और प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। तो प्लानिंग करते समय या प्लानिंग करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। मेरा नाम मंजीत मुखर्जी है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर दिनेश चतुर्वेदी, जो एक जाने माने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आज चतुर्वेदी साहब आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि प्लानिंग के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है जी चैनल में। तो आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक आम आदमी जब एक कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जाता है तो उस समय उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं कि हमको अपना मकान किस तरह से प्लान करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है अगर प्रॉपर प्लानिंग से ना चले और पहले से सोच समझ के वो अपना प्लान ना डिसाइड करे तो बाद में उस मकान में बहुत दिक्कतें आती हैं। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप जी, तो इसी बारे में आज बात करते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्लानिंग करते समय हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पर विकास प्राधिकरण होते हैं या कहीं पर नगर निगम के अंडर में ये चीज़ें आती हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे बाय लॉज को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप कुछ बताना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बात पूछी है और बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी एक प्रॉपर मैप बन ही नहीं पाएगा। सबसे पहली बात तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं ना कि एक भवन उसके नींव पर आधारित होती है, जितनी अच्छी नींव होगी उतना भवन होगा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जितना अच्छा मैप बनेगा उतनी अच्छा घर बनेगा, क्योंकि जब तक हमारा प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, हम बना लेंगे फिर बाद में चेंज करते हैं। तो उससे बेटर जो कहावत थी ना कि एक भवन की नींव ही उसका आधार है, तो मैं कहूँगा कि एक नींव का आधार ही उसका मैप है। अगर मैप प्रॉपर है तो अच्छा मैप बन सकता है। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन में कि आपने कहा कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सही है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने अपने इलाके के हिसाब से, जैसे अगर जहाँ पे देहरादून में एमडीडी है और जगह और अथॉरिटीज़ होंगी उनके हिसाब से फॉलो करें। कुछ जगह जैसे आपका विकास प्राधिकरण होते हैं, कुछ जगह जैसे आपका ग्राम पंचायत का होता है, वहाँ प्रधान के उससे बनता है, तो उस पर ध्यान रखें। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर हमारा नक्शा बिल्कुल बायलॉज के हिसाब से पास हो रहा है तब तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज मान लीजिए अगर हम मैप बनवा रहे हैं और हमारा इलाका अभी एमडीडी की रेंज में नहीं है, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेंज में नहीं आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि अपने मैप को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि भविष्य में कभी अगर वहाँ विकास प्राधिकरण आए या कोई भी अथॉरिटी आती है तो आपका मैप कम से कम आपका कंपाउंडिंग में आ सके, कंपाउंडिंग लिमिट से क्रॉस ना हो। अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम आती है कि घर डिमोलिश करो। तो उससे बेटर है कि आप जब भी अपने घर का प्लान करें एक आर्किटेक्ट के थ्रू कराएं, एक अच्छे आर्किटेक्ट थ्रू कराएं। तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या बनना है, क्योंकि उनको बायलॉज का सबको पता होता है कैसे कैसे क्या करना है, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन हो, चाहे कुछ हो। तो बेटर ये है कि किसी अच्छे आर्किटेक्ट से सलाह लेके अपने नक्शे को बनवाएं और अपनी बात खुल के बताएं कि क्या चाहिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हम आर्किटेक्ट लोग को भी देखना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने क्लाइंट की ज़रूरत को समझें। ये नहीं कि हम चीज़ अपनी इम्पोज करें, हम सजेशन दें कि ये होना चाहिए, उससे पहले आपको क्या चाहिए। मेरा विचार ऐसा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही कि अगर शुरू से ही जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्ट को पता होंगी और प्रॉपर डिस्कशन होगा तो उसके बाद में उतनी ही आसानी से आपका जो है मकान बनने में सुविधा। अक्सर सारी दिक्कतें आती रहती हैं। बिल्कुल, मैप बन जाता है, फिर क्लाइंट कहता है सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इसमें ये दिक्कत आ रही है। और थोड़ा सा दर्शकों से मेरा एक विशेष अनुरोध रहेगा यहाँ पे कि थोड़ा सा इस काम के लिए टाइम निकाल कर रखें। ये नहीं कि आज मैप करा, कल सैंक्शन में दिया, परसों काम शुरू कर दिया। इसमें चाहे हफ्ता 10 दिन महीना लग जाए, कोई इशू नहीं है। वो बात का आपका नुकसान भी, पैसा भी, हर चीज़ बताएगा। जी। और उस केस में सर होता क्या है, बन जाता है कुछ का कुछ, फिर हम आर्किटेक्ट को ब्लेम करें या किसी को करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर ये होगा कि हम टाइम लेके, सोच के, समझ के अच्छे से प्लानिंग कराएं और तब उसको अच्छे से काम को शुरू कराएं। जी बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आता है लोगों के मन में, वो कई लोग वास्तु पे विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं जी। तो आपके हिसाब से वास्तु का जो हमें एक कंसिडरेशन जो लेना चाहिए वो किस स्टेज पे लेना चाहिए? वो क्या आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना चाहिए या स्पेशली कोई वास्तु कंसल्टेंट हायर करना चाहिए? और इसके बारे में आपकी क्या राय है?
इसके बारे में सर मैं बताना चाहूँगा कि वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो वास्तु में पहली बात तो वास्तु क्या है, वास्तु एक प्रॉपर साइंस है, कोई उसमें मिथ नहीं होना चाहिए। आपने कभी महसूस किया होगा जैसे हम किसी घर में जाते हैं या किसी बिल्डिंग जाते हैं तो बड़ा अच्छा सा फील होता है, लगता है थोड़ी देर रुके यहाँ बैठे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी आसपास में अपने गए जानने वाले को देखा तो थोड़ी देर बाद लगता है कि यहाँ सब चलना चाहिए, मतलब बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं होता। बस इतना ही वास्तु का रोल है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके सिद्धांत हैं, उसकी मान्यता है, उसके नियम हैं, उनको फॉलो करेंगे तो ही वास्तु का बेनिफिट मिल पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर हम वास्तु को फॉलो करते हैं तो ही हम किसी वास्तु से संपर्क करें, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वास्तु कंसल्ट की बात करते हैं तो कोशिश ये करें कि ऐसे आर्किटेक्ट को हायर करें जो वास्तु की नॉलेज भी रखता हो। होता क्या है सर, हमने जैसे मैप बना दिया, एज एन आर्किटेक्ट मैंने मैप रेडी कर दिया और मुझे बाली वास्तु का ज्ञान नहीं है, तो उस केस में मेरा क्लाइंट उस मैप को लेके जाएगा वास्तु वाले के पास, फिर वो उसमें चेंज कराएगा सर, उसमें वो फिर मेरे पास आएगा, फिर मैं चेंज करूँगा सर, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो बेस्ट पार्ट ये कि आर्किटेक्ट वो हो जिसको वास्तु की नॉलेज हो, अगर हम वास्तु के मैप की बात करें तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और होती है, जैसे कि नॉर्मली लोग जब मकान बनाते हैं तो प्लानर एक स्टैंडर्ड हिसाब से डिज़ाइन करके दे देते हैं जी। उसमें वो जो प्लिंथ हाइट एक बहुत आवश्यक एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो प्लिंथ की ऊंचाई होती है, जो इसको कुर्सी तल बोलते हैं, जी जी। तो कुर्सी तल जो होता है वो एक स्टैंडर्ड 2 फीट या 2.5 फीट का लेकर आर्किटेक्ट चल लेते हैं। जी जी। बिना ये देखे कि मतलब लोकल कंडीशंस क्या है, वहाँ पर आसपास रोड की क्या स्थिति है, प्लॉट आपका सड़क से नीचे है ऊपर है, ये बिना देखे वो बोल देते हैं। तो आपके हिसाब से प्लिंथ हाइट पे कोई अलग से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, फोकस देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। सबसे पहले अगर हमारे घर की हाइट प्रॉपर है तो ही घर का लुक आता है, और आने वाले टाइम में हम प्रॉब्लम से बचते हैं। कैसे सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक थोड़ा पॉइंट से हट के बात करूँगा। थोड़ा हमारे यहाँ जो हाईवे अथॉरिटी है या जो रोड्स बनाते हैं, पीडब्ल्यू की बात करें तो उनका एक फिक्स फंडा है, सड़क बनी उस पर लेयर डाली, सेकंड लेयर शुरू कर दी, उससे सर होता क्या है, आने वाले टाइम में घर धीरे 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 डाउन होते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट पार्ट तो ये कि उस लेयर को पहले पूरा हटाया जाए, देन रोड बने, तो ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। अब बात करें प्लिंथ हाइट की, एक जो आमतौर पर सर हाइट रखी थी वो 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। बाकी सर कभी, और जो हम लेंगे रोड लेवल से उसे मेजर करेंगे, अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से डाउन है तो उस हिसाब से उसका लेवल जाएगा, तो मतलब मोटा मोटा अमूमन 2.5 से 3 फीट सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर सर उसमें सपोज काफ़ी क्लाइंट कहते हैं कि हमें तो 4 फीट है 5 फीट रखना है, उनके दिमाग में यही बेसिकली सही है अपनी जगह वो, कि कल को रोड उठेगी हमारा घर नीचे होगा। तो इसका मेन रूट कॉज सर ये, जब तक हमारी पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी जो रोड्स को डिजाइन करती है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी कि हम कर क्या रहे हैं, ऐसे लोग कितने घर उठाएंगे और कब तक उठाएंगे, आप अपने रोड के लेवल पे ध्यान दो ना। बिल्कुल, ये होना चाहिए। दूसरी बात सर ये कि अगर हम प्लिंथ लेवल को ज़्यादा उठाते हैं, 3 से ज़्यादा करते हैं, तो सर जो हमारा रैम बनता है वो, और हम लोग मैक्सिमम जो करते हैं, गलती क्या करते हैं घर बनाते हुए, रैम को घर के गेट के बाहर से शुरू करते हैं, उससे क्या होता है, रोड कैप्चर हो जाती है, ठीक है। जो रैम का इंक्लाइन वो बढ़ जाता है, तो उससे गाड़ी चढ़ने में भी दिक्कत आती है कई बार। तो बेस्ट पार्ट है कि अगर आपकी ज़्यादा बड़ी सड़क नहीं है सामने तो कोशिश करें, मैं मानता हूँ कि अपनी जगह थोड़ा सा छोड़ना किसी को अच्छा लगता नहीं है, पर थोड़ा सा हम अगर रैम को अंदर से शुरू करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उस केस में क्या, हमें स्पेस मिल जाता है पूरा। बिल्कुल, ठीक है। तो सर इसमें मेरे ख्याल से गाड़ी वाड़ी घुमाने में भी आपको गाड़ी घुमाने में आप देखिए अगर थोड़ी जगह, फिर आप जो है रोड पे भी इंक्रोच नहीं करेंगे। इनको देखिए सर, घर की वैल्यू रोड से होती है। अगर हमने रोड पे रैम निकाल दिया और मिनिमम 5-6 फुट रोड रैम निकलता है तो उतनी ही रोड हमारी माइनस हो जाती है, तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, इसके बाद जो है नॉर्मली जैसे हम जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं लोग जी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट शुरू में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी रहती है, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, और बाद में भी जो पानी की वाटर सप्लाई की स्थिति है सभी लोग जानते हैं। जी, जी। तो उसके हिसाब से भी फ्यूचर के लिए आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक चाहिए ही होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी एक प्लानिंग का ही पार्ट है, तो उसको बनाते समय हमें किन किन बातों पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए? वाटर टैंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर का, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने जैसे कि शुरू में वो अपने कंस्ट्रक्शन में काम आता है, बाद में उसे फिनिश करके टाइल्स करके अपना डेली यूज में लेते हैं। वाटर टैंक बनाते समय ध्यान रखिए, कोशिश करें अगर आपका बजट थोड़ा भी ठीक है तो उसे पूरा आरसीसी में लें, पहली बात तो, क्योंकि आप उसमें जो ब्रिक वर्क करते हैं कितना भी आप सेफली चलें लेकिन वो एब्जॉर्ब पानी एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, तो उसको आप आरसीसी में लें, पहली बात तो ये है। और साइज उसका प्रॉपर रखें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे 3000 लीटर या 5000 जो भी है
उसके हिसाब से करें। और इसमें खासकर वाटर टैंक को करते समय वास्तु का थोड़ा ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में हम रखें। हालांकि वास्तु का हम एक वीडियो बाद में डालेंगे डिटेल, अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो वाटर टैंक है आपका, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में आए तो बेटर रहेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मकान नॉर्मली आजकल जैसे ज़्यादातर ड्यूप्लेक्सेस चलते हैं जी, और लेकिन कई लोग प्रेफर करते हैं कि पूरा जो उनका कंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही हो, सेम लेवल पे चाहते हैं वो। तो आपके हिसाब से क्या सही रहता है ज़्यादा, मतलब आप क्या प्रेफर करना चाहिए, ड्यूप्लेक्सेस ज़्यादा बेटर रहते हैं या जो सिंप्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल फ्लोर का स्ट्रक्चर होता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है? सर इसमें दो बातें आती हैं। अगर हमारा प्लॉट छोटा है और हमने सारा नीचे ही कवर कर लिया तो नीचे ओपन स्पेस लगभग 0 हो जाता है। तो उसमें बेस्ट तरीका ये है कि नीचे थोड़ा सा कम लगे, 1 बेडरूम रखें, ऊपर अपना 2 बेडरूम ले लें, ठीक है। क्योंकि सर अगर हमने नीचे ही पूरा कवरेज दे दिया तो ओपन स्पेस लगभग 0 हो जाएगी, ना तो घर का लुक आएगा, ना आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल पाएगा। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तब प्रॉब्लम नहीं है, तब हम आराम से नीचे भी खोल सकते हैं, स्पेस पूरा खुला रख सकते हैं, और ऊपर तो हम करेंगे उसमें। तो मेन इसमें सर मुद्दा जो आता है ये कि अगर हमारा प्लॉट का साइज ज़्यादा छोटा है तो मजबूरी ये है कि उसमें हमें नीचे थोड़ा सा कम लेके ऊपर लेना है उसको। मतलब अगर प्लॉट का साइज छोटा है तो हमें ड्यूप्लेक्स प्रेफर करना चाहिए, डुप्लेक्स प्रेफर करना चाहिए, और अदरवाइज हम नीचे अदरवाइज सेम फ्लोर पे भी जा सकते हैं। वैसे तो सर आजकल एक ट्रेंड है कि लोग डुप्लेक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनका प्लॉट बड़ा भी है, उसका बेस्ट पार्ट है ऊपर लेके लॉन आगे बड़ा निकल जाता है, लॉन बड़ा जो जरूरी है, और बड़ा लॉन है, पोर्च है, तो कई तरह मल्टी किचन गार्डन वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रेंड तो ये आमतौर पर डुप्लेक्स का इस कंसेप्ट में भी है कि आगे हम जगह खुला गार्डन वगैरह मिल जाए, ओके, ठीक है। पर लेकिन जिनका छोटा प्लॉट है उनके लिए सब मजबूरी है, उनको तो मान के चलें कि अपना डुप्लेक्स में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गया।